हेलो एस्पिरेंट्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 12 जून है और आज हम 11 जून की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। और आपकी जो पीडीएफ वाला सवाल है वो पीडीएफ है, यहाँ पे मिल जाएगी। स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़ है, ये नाम है। यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर है तो वो डेली पढ़ना चाहिए आपको। इसके अलावा भी पीआईबी के अलावा न्यूज़पेपर ज़रूरी है। और उसके साथ में यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो मंथली मैगजीन है वो आप कवर कर सकते हो। कोई भी मंथली मैगजीन है वो आप कवर कर लो, उससे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप जो पीसीएस है वाले देने वाले जो लोग हैं तो वो क्या है कि जैसे ये कवर करवाते हैं, हम सारा कुछ करवाते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर जो आर्टिकल होते हैं वो पीसीएस के लिए होते हैं। मैं जो छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं वो जिनके आगे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इस तरीके से होती हैं, तो वो भी पीसीएस के लिए ही होती हैं। यूपीएससी के लिए वो कम इंपॉर्टेंट होती हैं वैसे तो। फिर भी मेरे को तो सारा कुछ कवर करवाना पड़ता है कि आजकल जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उस हिसाब से कुछ भी आ सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ इन्वॉल्व करता हूँ उसके अंदर। लेकिन जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड टाइप में जैसे हमने कल किए थे कुछ अवार्ड थे, तो उसको जैसे जैसे स्टेट स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं तो वो आप जाके ज़रूर देख लेना कि हमारे स्टेट के कौन कौन से हैं तो उनको अवार्ड मिले हैं। तो वो अलग से आप देख लेना। मैं उन चीज़ों को कवर नहीं करवाता क्योंकि यूपी के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, बिहार के अलग हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपका जो आप काफ़ी सारे आंसर है वो गलत दे रहे हो। जो कल वाले जो मैंने क्वेश्चन डाला था उसके अंदर आंसर गलत दे रहे हो। तो ये तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, फिर भी आप गलतियां कर रहे हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा काम आपका। ठीक है, तो कोशिश करो कि एक अच्छे से पढ़ के उसके बाद में आंसर दो, अच्छे से क्वेश्चन को देखो पहले। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हमारी ऐप है स्टडी आई विद धर्मेंद्र जाखड़ नाम से। तो वहाँ पे जाके आप हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है। उसकी 3 जो डेमो क्लास हैं वो हो चुकी हैं, आज कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद में यदि आप देखना चाहते हो कि डेमो क्लास के अंदर हम किस तरीके से करवाते हैं तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा हिंदी लिटरेचर का जो कोर्स है वो आज से शुरू होने वाला है। आज ओरिएंटेशन क्लास है और अभी जो शाम को 7 बजे है तो उसको लाइव आप जुड़ सकते हो। उसके अलावा जो कल क्लास होने वाली है, दो 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 क्लास शायद ये रेगुलर रहेंगी आपके लिए, सबके लिए फ्री रहेंगी। तो आप स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, स्टडी विद डीजे ऐप है तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। जो क्लास है उसमें लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, और वहाँ से आपको पता चल सकता है कि हमारा जो शेड्यूल है वो किस तरीके से रहेगा, क्या क्या चीज़ें हम कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल से शुरू करेंगे हम। क्या है आज? इंडिया स्पेस सेक्टर से संबंधित एक आर्टिकल आया है। आपको पता है कि पहले क्या है कि जैसे इसरो था वो एकमात्र संस्था थी जो अंतरिक्ष की हम बात करते थे तो सिर्फ इसरो ही हमारे दिमाग में आता था। लेकिन अब क्या है कि भारत के अंदर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू किया है, निजी सेक्टर को हमने काफी सारे जो अधिकार दे दिए हैं कि एफडीआई वगैरह आ सकती है स्पेस सेक्टर के अंदर। और निजी क्षेत्रों को जो स्टार्टअप हैं वो काफी सारे खुल चुके हैं, जैसे यूएस के अंदर या अलग अलग जो विकसित देश हैं वहां पे स्टार्टअप है वो काफी खुलते थे। और भारत के अंदर भी लगभग 400 के समथिंग जो स्पेस स्टार्टअप हैं वो खुल चुके हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल था और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। पहली बात है कि एक उद्यम पूंजी कोष, वेंचर कैपिटल फंड, ये बनाया गया है। जैसे मतलब स्टार्टअप होते हैं तो उनके पास में पैसा चुकाने की क्षमता है वो कम होती है, तो सरकार कहती है कि आप लोन लो और इसके बदले हम ये वेंचर कैपिटल फंड है ये बना रहे हैं आपके लिए, और उससे हम आपको लोन देंगे। ठीक है, तो ये वेंचर कैपिटल फंड अलग से सरकार ने बनाया है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी अनुकूलन कोष। प्रौद्योगिकी अनुकूलन कोष होता है टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ के नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए ये फंड होता है, टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन फंड। तो कोई कंपनी है, स्टार्टअप है, तो वो अपनाना चाह रही है तो यहाँ से वो पैसा ले सकती है। फिर उसके बाद में मशीनरी वगैरह होती है इसके अंदर, ये 500 करोड़ का है। ठीक है, ये 1000 करोड़ का है, वेंचर कैपिटल फंड है। उसके बाद में भारत अंतरिक्ष नीति, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अंदर आई थी। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है इसको भी जोड़ दिया गया था, स्पेस सेक्टर के अंदर हमारे क्या क्या योगदान हो सकते हैं उससे संबंधित ये नीति थी। फिर उसके बाद में इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये प्राइवेट कंपनीज हैं। तो वो जैसे मान लो कि प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है, तो उसको रॉकेट छोड़नी है या फिर मान लो कि जो इसरो की कोई लैब वगैरह है उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए ये इन स्पेस है, यही है। तो वो जो मंजूरी वगैरह देने का काम इन स्पेस ही करता है प्राइवेट सेक्टर को। उसके बाद में प्रत्यक्ष और एफडीआई को भारत ने 100% कर दिया है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो 100% निवेश कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे एआईसीटी है, इसके द्वारा जो अनुमोदित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू किया जा चुका है, कि मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए जो पाठ्यक्रम है वो भी लॉन्च कर दिया है इन्होंने। ये टेक्नोलॉजी वाली जो जो भी संस्थाएं होती हैं उनके लिए एआईसीटी काम करता है। उसके बाद में निजी अंतरिक्ष कंपनियां,
निजी अंतरिक्ष कंपनियां काफी सारी आ गई हैं, आपको पता है, जैसे स्काई रूट है। तो स्काई रूट का सबसे पहला जो हमारा था वो विक्रम एस था, विक्रम एस, ये रॉकेट लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे एरोस्पेस है, अग्निकुल कॉस्मोस है, पिक्सल है, गैलेक्सी है, दिगंतरा है, ध्रुव स्पेस है। इस तरीके से काफी जो प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां हैं वो इसके अंदर स्पेस सेक्टर के अंदर आ चुकी हैं। और इनके बारे में आपको एक एक करके देखना है कि इनके कौन कौन से मिशन थे जो फर्स्ट वाले हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आप चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल ऑयल सीड किसान मित्र से संबंधित है। और इसमें क्या है कि एक बहुभाषी चैटबॉट, पहले क्या है कि जैसे मतलब किसान है तो उनको कोई भी जैसे पूछना है तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह है तो उनसे बात करनी पड़ती थी, या फिर एक कॉल सेंटर वगैरह के हम नंबर दे के रखते थे, सरकार दे के रखती थी। उनको हम कॉल करके ऐसे पूछते थे कि हमारे खेती है तो वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उपजानी चाहिए, क्या हो सकता है, कौन कौन से कीटनाशक डालें, कौन सी टाइम पे सीजन को बुआई वाला टाइम है, बीज कौन सा होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले हम इस तरीके से करते थे। अब क्या है कि एक व्हाट्सएप आधारित, व्हाट्सएप पे जो चैटबॉट है वो एआई चैटबॉट होगा, और जो हमारे पास में एक नंबर होंगे तो उस नंबर पे हम जाके यदि मैसेज करेंगे तो हमें सारा आंसर वो देगा। तो किसानों के पास में, आपको पता है आजकल सबके पास में व्हाट्सएप हो गया, ज्यादातर के पास में। हो सकता है कि छोटे छोटे फोन भी होते हैं, लेकिन जो परिवार के अंदर एक स्मार्टफोन तो लगभग रहता ही है। तो उस स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप के थ्रू किस तरीके से जो किसान है वो बात कर सकते हैं चैटबॉट के थ्रू, और है ना जो उनको एडवाइस चाहिए, जो मतलब कृषि से संबंधित जो भी एडवाइस है वो चाहिए, तो वहां से आप पूछ सकते हैं उनको एआई चैटबॉट को। तो इससे ये ऑयल सीड है, इनके लिए है ये जो ऑयल सीड से संबंधित। ऑयल सीड मतलब आपको पता है जो तिलहन की जो फसलें होती हैं उनको ऑयल सीड कहते हैं। ऑयल सीड से संबंधित एक क्वेश्चन प्री के अंदर पहले भी आ चुका है कि कौन कौन सी फसल है वो ऑयल सीड के अंदर होंगी, या एमएसपी के अंदर कौन सी होंगी, वो आया था, सॉरी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं और क्या है इस मिशन के अंदर क्या है। देखो मैंने ये लिख दिया है आज, है ना, GS3 वगैरह, ये आप है ना जब नोट्स बनाओ उस टाइम पे उसी सेक्टर के अंदर आप लिख सकते हो इनको। तो ऑयल सीड है किसान मित्र, इसमें क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है परामर्श सेवा देता है, ये बहुभाषी है, मतलब कई भाषाओं के अंदर है, क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर भी है ये, ठीक है। फिर ये इसने विकसित किसने किया है, ICAR का एक है रीजनल सेंटर है, IIOR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, हैदराबाद के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये IIOR है, ये कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा ऐप है वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी इसके अंदर, आप सीधा व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पहले काफी ऐप थी तो उनको उनकी जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसके अंदर लगभग सभी तिलहन की जो फसलें हैं वो सारी आ जाएंगी, जैसे मूंगफली है, सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, नाइजर है। ये नाइजर से संबंधित आया था कि एमएसपी में है या नहीं है। फिर प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, देखो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, यदि हार्ड क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनेगा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के अंदर है। फिर भारतीय मूंगफली अनुसंधान है, मूंगफली के लिए कहां पे है, जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ आपको पता है गुजरात के अंदर है। फिर भारतीय रैपिड सीड और मस्टर्ड जो सरसों वाला है अनुसंधान केंद्र है, ये भरतपुर है, ये राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में पीसी यूनिट तिल और नाइजर, इसका दे नहीं रखा है शायद, ठीक है, पीसी यूनिट होती है, ये नहीं दे रखा है इसमें कहां पे ये। तो आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल हमारा भारतीय मानक ब्यूरो, BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। तो उसने क्या है कि स्वदेशी किस्मों की सुरक्षा के लिए, SDG के लिए एक ये इस तरीके से जारी किया है। और ये क्या है कि सामुदायिक जीन बैंक होते हैं उनके लिए है ये। सामुदायिक जीन बैंक आपको पता है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि जो बीज होते थे, जैसे मतलब अभी तो क्या है कि हाइब्रिड बीज होते हैं। हाइब्रिड बीज क्या है कि जैसे जलवायु परिवर्तन वाली समस्या है या फिर सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसी चीज़ों के अंदर वो काम नहीं करती हैं जो हाइब्रिड बीज होते हैं, या मतलब फेल होने की संभावना रहती है। लेकिन जो हमारे परंपरागत बीज हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, और उन वो आजकल खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्ति के कगार पे हैं। तो उनको जो पारंपरिक वाले जो बीज हैं हमारे, तो उनको संरक्षित करने के लिए एक सामुदायिक आधार पे बीज बैंक बनाए जा रहे हैं। और ये सरकार है तो इनको प्रमोट कर रही है कि बीज बैंक है आप बनाओ समुदाय के आधार पे, हम आपको फंड वगैरह भी देंगे। और जैसे सामुदायिक बीज बैंक है तो सबसे बड़ा जो सामुदायिक बीज बैंक है वो है नॉर्वे के अंदर है, ठीक है। तो उसका भी आप नाम देख सकते हो यदि इंटरनेट पे, तो नॉर्वे के अंदर सबसे बड़ा था। और अभी क्या है कि भारत सरकार है तो सामुदायिक बीज बैंक है प्रबंधन के लिए ये मानक वगैरह निर्धारित किए हैं कि BIS मानक के तहत है ना, हम इनको एक ऑथराइज तरीके से जो सामुदायिक बीज बैंक है उनको स्थापित करेंगे, ठीक है।
पहली बात है, जारी कौन कर रहा है? बीआईएस। बीआईएस किस में आता है? उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर के अंदर आता है, कंज्यूमर अफेयर सॉरी। फिर उसके बाद में उद्देश्य क्या है कि सामुदायिक बीज बैंक प्रबंधन करना, और जो स्वदेशी फसल की किस्में हैं उनका संरक्षण करना। और एसडीजी 2 मैंने आपको बताया था, दो मतलब 2 जून की रोटी मतलब जीरो हंगर, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रकृति क्या होगी, स्वैच्छिक रूप से प्रमाण पत्र ये काम का नहीं है। मसौदा विकास, ये आप देख सकते हो, देखना चाहो तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैव विविधता अनुभागीय समिति EED 06 है, उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। और नेतृत्व कौन कर रहा है? आईसीआर है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, ये इसका नेतृत्व कर रहा है, ठीक। उसके बाद में कानूनी ढांचा क्या है कि ये पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसको इंग्लिश में भी आप देख लेना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। तो इसके अंदर इनको संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे प्लांट प्रोटेक्शन है, तो ये किसानों को अधिकार देता है कि जैसे बिना ब्रांड के किसान है ना, अपने जो बीज हैं उनको बेच सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं, उनकी जो खरीद बिक्री है वो आसानी से कर सकते हैं जिन्हें जो बिना ब्रांड के बीज हैं। तो ये इसको किसानों को अधिकार देता है। उसके बाद में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जैव विविधता अधिनियम है 2002 का, तो उसके तहत भी किसानों को अधिकार दिए गए हैं। जैसे मान लो कि कोई बाहर की कंपनी है, तो वो जैसे यहाँ के जो बीज हैं तो उनका पेटेंट वगैरह नहीं करवा ले, तो उसके प्रति ये अधिकार दिए गए हैं जैव विविधता अधिनियम के अंदर। उसके बाद में जैसे मान लो कि एक सामुदायिक तरीके से आप बीज बैंक बना रहे हो, तो उसमें क्या है कि 50 लाख रुपए की एक मुश्त है सहायता दी जाती है, सरकार 50 लाख की एक मुश्त सहायता देती है इसके अंदर, ठीक है। तो बीआईएस आपको पता है कि ये अधिनियम 2016 के अंदर आया था, बीआईएस अधिनियम इसके तहत बनी हुई संस्था है, ठीक है, जो राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती है कि मतलब जैसे सोने का मानक क्या होगा, खाने का जो मानक है वो कैसा होगा, ये सारी चीजें अलग अलग चीजों में काम करती है बीआईएस। उसके बाद में ये आर्टिकल एडवांस क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब MNIT इसके अंदर खुलने जा रही है, एक एडवांस क्वांटम लैब है, उससे संबंधित है। इससे पहले मैं एक चीज भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूं। एक राही बाई, यहां पे आप लिख लेना, राही बाई पोपेरे, एक महिला है। तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। तो इन्होंने क्या है कि एक जीन बैंक है, जो मतलब बीजों वाला जो बैंक है, बीज बैंक है, जीन बैंक नाम आ रहा है। तो इन्होंने ये स्थापित किया है महाराष्ट्र के अंदर। और इनको जो सीड मदर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कि मतलब इन्होंने सीड की जो पुरानी प्रजातियां थी उनको काफी बड़े स्तर पे इन्होंने संरक्षित किया है। और इसके लिए इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कोई केस स्टडी वगैरह आती है, आप ऐड करना चाहते हो तो इसके अंदर कर सकते हो, ऐसा कोई आता है तो बीज वाले से संबंधित मेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में तो ये MNIT के अंदर ये संस्था, ये लैब खुली है, तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं। बस इसमें हमें कीवर्ड समझने हैं, कीवर्ड कौन कौन से हैं। इसमें नोडल मंत्रालय देख लेते हैं। नोडल मंत्रालय क्या है? MIT है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक है, कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जैसे मतलब डाटा है तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से मतलब सुरक्षित तरीके से जा सके वहां पे। तो उसके लिए होता है कि इनक्रिप्टेड तरीके से हो सके। इनक्रिप्शन का मतलब आप समझते हो, जैसे व्हाट्सएप के अंदर इनक्रिप्टेड मोड होता है, तो इस तरीके से कि भाई इनक्रिप्शन हो सके, कोई तीसरा आदमी है वो बीच के अंदर हैक नहीं कर ले, उसके लिए ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और जैसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जब जब मान लो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो अच्छे स्तर पर चली जाएगी, तो क्या होगा कि जो हमारे छोटे वाले कंप्यूटर हैं, जो मान लो सुपर कंप्यूटर भी हैं, तो उनको तो आसानी से वो हैक कर सकते हैं, उनकी जो डेटा वगैरह है उनको निकाल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्वदेशी आधार पर विकसित करना चाह रहे हैं, उसके लिए लैब स्थापित की गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सेमीवर्स टेक्नोलॉजी हो रहा है, सेमीवर्स सेमीकंडक्टर का विकास किया जाएगा। सेमीकंडक्टर क्या आपको पता ही है, जैसे मतलब चिप वगैरह होती हैं वो बनती हैं इनसे, ठीक है। तो जैसे सेमीवर्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी है, मान लो कि मशीन है उसके पास में, जो चिप बनाने की मशीन है उसके पास में पड़ी है, लेकिन जो IITs हैं या फिर NITs हैं उनके अंदर उनको बनाना सीखना है उनको। तो क्या है कि एक 3D मॉडल आधार पे वो सीख सकेंगे इससे सेमीवर्स टेक्नोलॉजी से, कि मतलब 3D मॉडल होगा उनके पास में, और उससे क्या है कि उनको मशीन लाने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे कंप्यूटर के ऊपर ही उसको सीख सकते हैं 3D मॉडल बना के कि किस तरीके से उनको कैसे बनाया जा रहा है और क्या क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं, वो उसके अंदर वर्चुअली ऐड भी कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। आपको पता है जैसे मेटावर्स होता है, मेटावर्स आपको पता है, जैसे इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स। तो मेटावर्स में जैसे एक आदमी है तो सामने फोन के अंदर है, और यदि उसको ऐसे आप टच करते हो तो उसको फील होता है कि टच होता है, तो वो मेटावर्स टेक्नोलॉजी होती है। और वैसे ही ये सेमीवर्स है, कि मतलब आप सेमीकंडक्टर के अंदर जो ये मेटावर्स को यूज में ले रहे हो वो सेमीवर्स हो गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हो।
फिर ये क्या है, ये डिजिटल ट्विन है, मतलब कि आप घर बैठे जैसे मतलब एक जगह से दूसरी दूसरी कोई मशीन है उसके अंदर काम कर सकते हो जगह पे बैठे हुए। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही ध्यान रखना था। एक ये ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, ये मोहाली के अंदर है। इसने निर्माण किए हैं, लगभग 100 के समथिंग चिप हैं, वो हम बना चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर के हम अच्छा कर रहे हैं अंदर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर हम अच्छा कर रहे हैं। अगला आर्टिकल, उड़ीसा ग्राउंड वाटर रिवाइवल अंडर, क्या है कि जन संचय जन भागीदारी। आपको पता है कि केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है जन संचय जन भागीदारी, इसके अंदर क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज से संबंधित ये योजना है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे उड़ीसा सरकार है तो उसने काफी सारे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अलग अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें क्या है कि दो योजनाएं थी, वो हम देख लेते हैं जल्दी से, कोई खास नहीं है इसमें। जल संचय जन भागीदारी आपको पता है, ठीक है। तो झाता योजना एक तो इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है कि ये उड़ीसा की है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से संबंधित है। एक अरुआ योजना है, ये भी उड़ीसा की है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से संबंधित ही है। ठीक है, ये दो दो स्कीम है, ये उड़ीसा की है। अगला आर्टिकल, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से संबंधित है। ये जो दिव्यांगजन है उनको विश्वकर्मा उत्पादों का विपणन किया जा सके वहां पे भी, जैसे आपको पता है रेलवे मंत्रालय है उसकी एक स्कीम है ये, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो एक स्टेशन पे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं लोगों के, तो वहां पे बेच सकें। तो इसके लिए ये स्कीम रेलवे मंत्रालय लेके आई थी। लेकिन अब क्या है कि एमएसएमई मंत्रालय है, तो वो दिव्यांगजनों को बढ़ावा देने के लिए, उनके जो सामान है उनको बेचने के लिए या उनको रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्कीम को, जैसे विश्वकर्मा योजना है, तो उसको इसके साथ में जोड़ दिया है। तो अब वो दिव्यांगजन है तो वो अपने प्रोडक्ट हैं तो वो यहाँ पे आके रेलवे स्टेशन पे आके बेच सकते हैं। तो विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको वो याद है क्या कुछ? तो इसमें क्या था, जैसे 500 रुपए का स्टाइफंड दिया जाएगा, और 5 से 7 दिन की जब ट्रेनिंग होती है उस दिन 500 रुपए हैं वो डेली दिए जाते हैं इनको। ठीक है, फिर उसके बाद में 15,000 रुपए हैं इनको वैसे दिए जाते हैं कि मतलब कोई औजार वगैरह खरीदने के लिए, इस तरीके से इनको दिए जाते हैं। उसके बाद में इनको 3 लाख तक का, ये मैंने बता रखी है विश्वकर्मा योजना आपको, 3 लाख तक का ऋण दिया जाता है। पहले 1 लाख देते हैं, फिर 2 लाख देते हैं, इस तरीके से शायद दो किस्तों के अंदर है, या दो एक है, नहीं एक दो ही है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। फिर 3 लाख की ये दी जाता है, फिर उसके बाद में इसमें 5% इंटरेस्ट लिया जाता है, सिर्फ 5% इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ये विश्वकर्मा योजना है। तो हमें विश्वकर्मा योजना नहीं देखनी थी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बता दी आपको। तो इसमें क्या है, एमएसएमई मंत्रालय है और रेलवे मंत्रालय तो पहले था ही। उसमें क्या है कि इसकी स्कीम का ये क्या है कि सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, ये विश्वकर्मा योजना है। तो उसकी मुख्य स्तंभ है ये, सम्मान मतलब रेस्पेक्ट, कैपेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, और दिव्यांगजन है, मुख्य फोकस क्या है दिव्यांगजनों पे है। और वर्तमान स्थिति क्या है कि जैसे ट्रेड, मूर्तिकार, ऐसे करके, हाँ उसके अंदर विश्वकर्मा योजना है, उसके अंदर 18 परंपरागत उद्योग शामिल थे। ठीक है, तो अभी तो जैसे 28 दिव्यांग लोग हैं, इनको लाभार्थी बनाया गया है, अभी तो स्टॉल वगैरह लगवाई है उनकी, इससे संबंधित न्यूज थी वो हमने देख लिया। और क्या है, फिर अब क्या है कि जैसे भारत और नेपाल है, तो इन्होंने द्विपक्षीय वित्तीय संपर्क को मजबूत करने के लिए सीमा पार प्रेषण के लिए जो यूपीआई है और नेपाल का एक एनपीआई है, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है कि मतलब वो आसानी से, हम जो नेपाल के अंदर जाएंगे तो वहां पे यूपीआई का यूज ले सके, इसके लिए है कि उन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे प्रीलिम्स के अंदर पिछले साल आया हुआ था एक क्वेश्चन, कि इस बार नहीं पिछले साल आया था, कि मतलब कितने देशों के अंदर है, कौन कौन सी यूपीआई के अंदर है ना शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब किन किन देशों के अंदर यूपीआई एक्सेप्टेबल है। तो यूपीआई है, नेपाल का राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस है, ये दोनों मिलके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, यात्री और व्यवसायों को सुविधा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आईआर के अंदर इस टॉपिक को आप लिख सकते हो। तो यूपीआई और एनपीआई है, ये जोड़ेंगे। फिर यहाँ की तो एनपीसीआई है, आपको पता है भारत की तो एनपीसीआई है। फिर एनसीएचएल, ये नेपाल की है। तो इन दोनों ने मिलके ये किया है। और उसके बाद में यात्रियों को जो मुद्रा विनिमय है, मतलब करेंसी एक्सचेंज है, तो उसको नहीं करना पड़ेगा और नगद ले जाने के आना झंझट खत्म हो जाएगा अब। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। अभी हम कंबोडिया के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही देखा था कि कंबोडिया जुड़ गया था, तो ये लास्ट में कंबोडिया है। उसके अलावा भी ये देश हैं, ये आप देखोगे, आपने पहले भी लिख लिया होगा तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अब है अगला आर्टिकल है, सारथी पहल से संबंधित है। जैसे आईटीआईज होती हैं हमारी, आईआईटी नहीं आईटीआई।
ठीक है, तो आईटीआई होती हैं तो उनके अंदर जैसे प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है, तो उसको अच्छे से बढ़ाने के लिए कि मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, कि मतलब उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनको किस तरीके से आगे रोजगार मिल सके, इस सब के लिए एक सारथी पहल लेके आई थी सरकार। ठीक है, तो इसकी पहली बैठक है वो अब आयोजित की जा रही है, तो ये सारथी पहल से संबंधित ये आर्टिकल है। तो पहली बात है, मंत्रालय आपको पता है, एमएसडी मतलब कौशल विकास मंत्रालय है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है। उसके बाद में सारथी पहल क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इंग्लिश के अंदर ही है ये, एस से स्ट्रेटजिक एडवाइजरी एंड रिफॉर्म टास्क फोर्स, ये सारथी की फुल फॉर्म है। उसके बाद में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आईटीआई है तो इसके इकोसिस्टम को पूरी तरीके से कायाकल्प करना और सुधार करना, कि आईटीआईज हैं तो उसके अंदर जब बाहर निकले तो है ना, एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी एक तरीके से कौशल वाला आदमी हो जो रोजगार कहीं भी प्राप्त कर सके, इस तरीका का एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा यहाँ पे। तो गठन क्या है कि इसे शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, ये काफी पुरानी योजना है, तो इसके तहत ये मतलब तंत्र के रूप में है ना इसको स्थापित किया जा रहा है। फिर उसके बाद में इसमें फोकस एरिया क्या है, जैसे राष्ट्रीय आईटीआई ग्रेडिंग फ्रेमवर्क, जो मतलब आईटीआईज हैं तो इसकी है ना, जैसे मतलब आपको पता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं तो उनके लिए एनआईआरएफ करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क आता है, तो उसी तरीके से आईटीआईज हैं उनके लिए भी एक रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया जाएगा कि कौन सी आईटीआई है वो अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो वार्षिक अखिल भारतीय आईटीआई कौशल प्रतियोगिता भी की जाएगी। और उसके बाद में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। पहले क्या है कि आईटीआई हैं तो ऐसे समझा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, अब महिलाएं हैं तो उनको भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से ये न्यूज़ थी वो हमने देख ली। अब आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो इनके जब 12 साल हुए थे उसके अंदर कुछ न कुछ चीजें डाली हैं उन्होंने कि भाई और क्या क्या स्कीम है, तो इसमें स्कीम है, स्कीम देखेंगे कौन कौन सी है सरकार की, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की। तो इसमें शिक्षा से संबंधित, छात्रवृत्ति से संबंधित कौन कौन सी है। पहली बात तो है डीबीटी दी जा रही है। ठीक है, जैसे मतलब कोई भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, प्रत्यक्ष लाभ मिलता है डीबीटी के माध्यम से। फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए आधार लिंक खातों से जोड़ा जा रहा है इनको। ठीक है, फिर उसके बाद में यशस्वी, पीएम यशस्वी, ये ठीक है कि इसमें क्या है कि ओबीसी, ईबीसी जो पिछड़ा वर्ग है, और जो गुमंतु जनजातियां हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब है, तो उनसे संबंधित है कि उनके समुदाय के छात्रों के लिए ना पीएम यशस्वी मतलब इनको छात्रवृत्ति दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में इसमें प्रावधान किया है, जैसे मतलब वित्तीय सहायता दे दी, आवासीय छात्रावास है इनके लिए इसके अंदर, और जो प्रीमियम विश्वविद्यालय है, सॉरी, तो जो मतलब अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनके में प्रवेश भी दिया जाता है इनको। ठीक है, तो ये पीएम यशस्वी स्कीम हो गई। बाद में पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है, जो एससी के और वंचित छात्र हैं तो उनको मतलब 10वीं से पहले भी छात्रवृत्ति दी जाती है और उसके बाद में भी छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इस तरीके से एजुकेशन और स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग स्कीम चल रही हैं। इसके अंदर से आपको पीएम यशस्वी याद रखना है, पीएम यशस्वी क्या है ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मतलब ये है कि वित्तीय सहायता दी जाती है, इसके अंदर आवासीय विद्यालय है उसके अंदर होता है, और जो प्रीमियम स्कूल है, अच्छे स्कूल है, तो उनके अंदर इनको दाखिला भी करवाया जाता है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया है, जैसे अटल वयो अभ्युदय योजना, एक तो अव्यय स्कीम है ये। तो इसमें क्या किया है कि जो मतलब वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनकी देखभाल, जैसे मतलब कि उनको कपड़ा या भोजन इस तरीके से कुछ भी व्यवस्था है तो वो सारी इसके अंदर स्कीम के अंदर की जाती है। उसके बाद में राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो कि जो कान में से कम सुनता है किसी वृद्ध को, तो उनको हियरिंग एड वगैरह देना या फिर व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये सब इसकी स्कीम के अंदर दी जाती है राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत, मतलब उपकरण दिए जाते हैं मुफ्त। फिर एल्डर लाइन एक हेल्पलाइन है, यदि कोई वरिष्ठ नागरिकों को परेशान कर रहा है तो उनके लिए टोल फ्री नंबर है ये। ठीक है, या फिर कोई और समस्या है, अचानक वो बीमार हो गए हैं, कुछ भी ऐसी समस्या है, संभालने वाला नहीं है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सशक्तिकरण के लिए सरकार ने क्या किया है, एक तो स्माइल योजना है। स्माइल योजना वैसे तो ये भिक्षावर्ती वाले, ये जितने भी लोग हैं वो सारे शामिल होते हैं इसके अंदर, तो ये ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है। तो ये योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी और आर्थिक पहचान प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में गरिमा गृह के इसमें ट्रांसजेंडर जो लोग हैं तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं टाइप में होती हैं। उसके बाद में आयुष्मान भारत, इसके अंदर जो जेंडर एफर्मेशन है कि मतलब लिंग की पुष्टि करना है तो उसके अंदर ही इसको शामिल कर दिया है कि आपका लिंग क्या है, तो यदि आपको पुष्टि करवानी है तो यहाँ पे आयुष्मान भारत है स्कीम है, तो इसी के अंदर कर दिया था। तो ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और इनके लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए। उसके बाद में स्वच्छता के लिए नमस्ते योजना, नमस्ते योजना आपको आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप देख लो।
जैसे सेफ्टिक टैंक होते हैं, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है, मतलब जो हाथ से नाले वगैरह साफ करते हुए काफ़ी जो मजदूर हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए नमस्ते योजना सरकार लेके आई थी कि मशीन के द्वारा जो सेफ्टिक टैंक है उनको उनसे जो गंदा कचरा है तो वो निकाला जाए, कोई आदमी है वो अंदर नहीं जाए, तो उससे क्या है कि काफ़ी जहरीले गैसें होती हैं उसके अंदर, इसलिए तो ये नमस्ते योजना है। उसके बाद में लक्षित समूह क्या है, जैसे मतलब इसके अंदर सफाई करने वाले, यही है चीज, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड बनाया था सरकार ने, जो एससी हैं और एसटी ओबीसी वाले हैं तो उनके लिए वेंचर कैपिटल फंड, मैंने आपको बताया कि जैसे मतलब स्टार्टअप वगैरह या फिर कोई एमएसएमई कोई नया नया उद्योग स्थापित करना चाह रहा है तो उसके लिए फंड की सुविधा नहीं है तो यहां से दिया जाता है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल फंड है ये। सामाजिक न्याय और जागरूकता के लिए एस सी एस टी अत्याचार, एस सी एस टी एट्रोसिटीज है, ठीक है, ये अधिनियम लेके आए थे, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है सरकार ने, जैसे इसमें संस्थाओं की भागीदारी और डिजिटल डैशबोर्ड वगैरह कि मतलब आध्यात्मिक जो लोग हैं वो भी इसके अंदर प्रचार वगैरह के नशा मुक्ति के लिए, उसके लिए ये नशा मुक्त भारत अभियान लेके आई थी। तो ऐसे स्कीम है काफी सारी, ये तो वो हमने देख लिया। अब अगला है एनएसवी। एनएसवी क्या है कि एक तरीके की गाड़ियां होती हैं जिनके ऊपर एक 3D वाले कैमरा लगे रहते हैं। आपने कभी जैसे गूगल मैप वाली जो गाड़ियां चलती रहती हैं सड़कों पे वो भी देखी होंगी, शहरों में यदि रहते हो तो आप, तो ये यदि है ना, वो गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर 3D वाली वो कैमरे लगे रहेंगे, और उन कैमरों के द्वारा क्या होगा कि वो जैसे सड़कों के ऊपर वो गाड़ी चलेगी, और जैसे जितने भी खड्डे होंगे तो उनको डिजिटली तरीके से कैमरा स्कैन करेगा, उसमें कितना बड़ा खड्डा है मतलब उसके कितने हैं वो भी नापेगा, और उसको एक डिजिटली तरीके से एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो एआई के माध्यम से वो डेटाबेस है वो बाद में तैयार किया जाएगा। उसके बाद में जो ठेकेदार है उसको बताया जाएगा कि भाई ये रोडें हैं, यहाँ यहाँ पे खड्डे हैं और यहाँ यहाँ संभावना है दुर्घटना होने की, तो इसके लिए वो गाड़ी है तो वो पूरी मैपिंग करती है। तो उससे संबंधित ये है कि अब क्या है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको सुरक्षित किया जाएगा। वैसे तो ये क्या है कि इसके अंदर दिया हुआ है कि 2 लेन से लेके जो 8 लेन तक के जो रोडें हैं वो सब इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें और क्या है हम देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसकी स्कीम है ये, पहली बात तो, ठीक है, ये कर रहा है। और इसके अलावा क्या है, इसके अंदर जैसे 3D लेजर सेंसर होंगे, फिर उच्च रिजोल्यूशन के कैमरे होंगे, अच्छे कैमरे होंगे, लेजर प्रोफाइलर और जीपीएस वाला वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी। जो गाड़ी होगी उसके जो कैमरे हैं लेजर वाले होंगे, वो डायरेक्ट ना उससे जैसे मतलब रडार के थ्रू ऐसे पता लगा लेंगे कि ये छोटा खड्डा कहाँ है, बड़ा खड्डा कहाँ है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो पहले क्या है कि जैसे काफी 20 से 80 किलोमीटर ही है ना देख पाता था, यदि आदमी खुद खुद से जाए तो बहुत कम दूरी पर देख देख पाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि 300 किलोमीटर तक है ना ये चक्कर लगा के और पता कर रही है। और पहले डेटा विश्लेषण के अंदर 4 से 6 महीने लग जाते थे, अब 10 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, ठीक है। और एआई आधारित डेटा लैक पोर्ट, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे एआई के अंदर सारा डेटा डाला जाएगा और वो एक्सेस करके ऐसे बता देगा कि भाई यहाँ यहाँ पे ऐसी ऐसी ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पे कम दिक्कत है, तो एक पोर्टल बनाया है एआई आधारित, कि इसमें क्या होगा कि साक्ष्य आधारित है ना मरम्मत उसके बाद में की जा सकेगी, कि कहाँ कहाँ पे काम हो चुका है वो भी पता चल जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है कि जैसे स्वचालित सूचनाएं, ऑटोमेटेड अलर्ट आ जाएंगे कि भाई यहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो ऑटोमेटेड अलर्ट जारी हो जाएंगे। उसके बाद में एक मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया जाता है इसके अंदर, कि मतलब सुधार के लिए एक मोबाइल ऐप है वो भी इसके अंदर उपयोग की जाएगी। तो ये हो गया एनवीएस। अगला आर्टिकल बायोफार्मास्यूटिकल से संबंधित है। बायोफार्मास्यूटिकल से संबंधित ये आर्टिकल है। और जैसे आपको पता है कि भारत है तो जेनरिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बनाता है, मतलब उसकी जो मात्रा के हिसाब से जो हम निर्यात करते हैं उसके अंदर भारत है वो 3rd लार्जेस्ट है। लेकिन जो राशि है, मतलब जैसे जितने रुपए कमाता है उसके अंदर भारत 14वां ही है, क्योंकि आपको पता है जेनरिक दवाइयाँ हैं वो बहुत ही सस्ती होती हैं, इसलिए तो भारत का 14वां स्थान है उसके अंदर, लेकिन वैसे 3rd स्थान है। लेकिन क्या है कि जैसे ये, अब क्या है कि जैसे ये केमिकल से बनने वाली होती हैं दवाइयाँ, तो जैसे मान लो आप एस्पिरिन खाते हो, पैरासीटामोल खाते हो, ये तो मतलब लैब के अंदर बन जाएंगे। लेकिन जैसे मतलब कोविड-19 वगैरह की वैक्सीन हो गई, या फिर कोई दूसरी जैसे मतलब कैंसर की कोई वैक्सीन है, तो इस तरीके से कोई दूसरी वैक्सीन है जो मतलब जीवित कोशिकाओं से बनी हुई होती है। जो मान लो कि जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि किससे होती हैं, तो जीवित कोशिका जैसे मतलब यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब डाल के वो जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर भारत बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और अभी आने वाला ज़माना है तो ये क्या है कि उन्हीं से संबंधित होगा, जो मतलब बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं उससे संबंधित ही होगा। जेनरिक दवाइयाँ हैं तो वो काफ़ी मतलब पैसे भी कम होते हैं इसके अंदर, जो हम निर्यात करते हैं तो उससे भी कम पैसा मिलता है। तो अब क्या है कि हम इसके ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं उसके ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं। तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है कि अभी क्या है कि बायोफार्मा शक्ति की पहल है,
ये कर रही है सरकार, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, 2047 तक, मतलब हमारी आजादी के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे उस टाइम तक हम 100 बायोलॉजिक्स लॉन्च कर देंगे, मतलब 100 ऐसी दवाइयां लॉन्च कर देंगे, ठीक है। ये आर्टिकल है। तो इसमें और क्या है हम देख लेते हैं। तो ये है बायोफार्मा शक्ति पहल है, पहली बात तो ये है। फिर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के विकास और विनिर्माण के लिए, मतलब जो जो बायोफार्मा है तो उसी से संबंधित है, ये दो चीजें होती हैं। तो ये बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं, उसके विनिर्माण के लिए भारत एक वैश्विक हब के तौर पे बनने जा रहा है। तो 2047 के अंदर 100, ये मैंने बता दिया आपको। तो इससे क्या होगी, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी। फिर विकसित भारत और स्वस्थ भारत का जो नींव है वो पड़ेगी इससे। तो देखो 2031 तक दुनिया भर के जो प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां हैं उसके अंदर बायोलॉजिस्ट की हिस्सेदारी है वो 40% होने वाली है अभी। और इसलिए हमें ये जरूरत है कि हम जो बायोफार्मा वाली जो दवाइयां हैं तो उनका यूज में ले और मतलब उनको निर्माण करें ज्यादा से ज्यादा। जेनरिक दवाइयों से हम उधर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो बस इतना ही है कि मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल ये कोई काम का नहीं है हमारे। कल वाले क्वेश्चंस का आंसर है ए। उसको ध्यान से देखना आप, उसमें पहले में ए है और दूसरे में सी है, ठीक है। आगे, ये नेपाल से संबंधित था। ये ऑयल सीड किसान मित्रा से संबंधित है। और ये तीसरा पीएम विश्वकर्मा स्कीम से संबंधित है, ठीक है। और ये दो मेंस के क्वेश्चन है, आप लिखना इनको घर पे, ठीक है। आज सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।